मैं वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पुनः शूट करने जा रहा हूं जो अपनी पढ़ाई क्लास 12th में बीए सीबी बोर्ड से कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से भी पूछा जाता है, जो कि ये पोएट्री का एक पार्ट है अगर देखा जाए तो अभी इसमें हम देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो कि जॉन डन के द्वारा रचित एक कविता है, और इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर और 5 नंबर क्वेश्चन तक की चर्चा कर दिया था, और इससे पीछे वाला वीडियो भी आप अवश्य ही देखें, तभी आपको ये आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं कुछ चर्चा जॉन डन के बारे में भी किया था। क्लियर। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूँ। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसका टीयर्स रेन के समान है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन में बोल रहा है कि हिज वाइफ्स हैं या हर हस्बैंड हैं या हिज सिस्टर है या नॉन ऑफ दीज हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बातें आ रही है, इसमें जॉन डन की वाइफ की टीयर्स को एक बिल्कुल रेन के समान बताया गया है। क्लियर। तो इस रूप में अभी आप किसको मानेंगे, तो हिज वाइफ्स को माने। सही आंसर के तौर पे आप हिज वाइफ्स को ही दें। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं कि हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन। इसके रूप में मैं किसकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर बात करता हूं 7 की, तो भी आपको यहाँ दिखाई देगा कि कहता है क्या कि कौन अपनी जर्नी को सूरज के समान अगर वो तेज़ अपने सफ़र को पूरा करेगा, वो व्यक्ति आखिर कौन है। तभी आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति का नाम इसमें किस में आएगा कि ये सूरज के बाद सबसे तेज़ जर्नी करने वाला जो व्यक्ति, वो कौन व्यक्ति होंगे, तो ये जॉन डन होंगे। तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हैं वो कि मैं जल्दी ही लौट के वापस आ जाऊंगा, इसलिए इसमें आप जॉन डन लगाएं। डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। अभी आपको पता होना चाहिए कि जॉन डन को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो जॉन डन को एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। तो भी आप इसमें कौन से सही आंसर के तौर पे लगाएंगे आप आंसर, तो इसमें आंसर के तौर पे एक दिया टी.एस. एलियट, एक दिया जॉन डन, एक दिया वॉल्ट व्हाइटमैन, एक दिया जॉन किट्स। तो आप किसको सही लगाएंगे, तो इसमें जॉन डन को सही लगाएंगे आप, क्योंकि जॉन डन को एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट। इसके बीच में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। कहता है क्या कि वो जो फायर का जो रेडनेस है वो एक अपीयर्स, किस रूपों में अपीयर्स होता है, किसके रूपों में, इसके लिए तो पोएट के लिए। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि नाइस है या क्रूएल है या कंफर्टेबल है या एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए सही तौर पे अगर देखा जाए तो ये फायर की जो रेडनेस है वो एक पोएट के लिए अगर देखा जाए तो क्रूएल के रूपों में इसमें अपीयर करता है, वो दिखता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जा रहे हैं कहाँ, अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन के तौर पे जब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली। तो कहाँ छोड़ के जा रहे होते हैं वो, तो जर्मनी छोड़कर जा रहे होते हैं। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा पेज को मैं जब आगे खिसकाऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा। तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऑप्शन के तौर पे इसमें आप जर्मनी ही लगाएं। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर अभी आपको दिख रहा होगा कि आप चलें यहाँ दिख रहे होंगे जर्मनी लिख रहा है, ये 10 नंबर ऑप्शन ही आपको यही दिखता है। क्लियर। तो जर्मनी में आप इसको टिक लगाएं। क्लियर। सही आंसर के तौर पे क्या लगाएंगे आप, जर्मनी। क्लियर। तो इस रूप में इसको लगाएं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। अभी इसमें जितने भी सारे जो वर्ड कभी कभी आपको दिख रहा होगा, ये कुछ वर्ड जो है ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है, राइट। तो अभी आप देखते हैं क्या कि इस रूप में ये कहाँ से लिया गया ये लाइन है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन क्या एपिटैफ से है या द सोल्जर से है या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है या स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी ही इसको सही आंसर के तौर पे लगाएं आप। ये लाइन जो है
ये लाइन किससे लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। कहता है क्या कि डेस्टिनी मे टेक दाई अपार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल इज सेड बाई। अब कहता है क्या कि डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट। अब यहाँ दाई ये पार्ट है, यहाँ दाई जो वर्ड है ये अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊ, दी, THEE वाला, THY दाई, THINE दाइन, ये ऑल आर प्रोनाउंस हैं। क्लियर? और दाई जो है वो योर पोसेसिव केस का जो पोसेसिव एडजेक्टिव है उसी रूपों से ये काम करता है। क्लियर? कौन? तो दाई। तो इस रूप में अभी आप देखेंगे कि यू का सिंगुलर फॉर्म में ये सारे वर्ड्स आते हैं, भले दाऊ हो या दी हो या दाई हो या दाइन हो, तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? तो ये सिंगुलर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। किस रूप में? तो आर्केइक वर्ड्स के रूप में। राइट। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें कहता है क्या? डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल इज सेड बाय। ये लाइन्स किसके द्वारा कहा गया है? क्लियर? तो इसमें आप क्या लगाएंगे? तो ये द स्पीकर है, या द स्पीकर्स वाइफ है, या द स्पीकर्स मिस्ट्रेस हैं, या द स्पीकर्स मदर हैं। तभी आपको पता होना चाहिए कि द स्पीकर यहाँ इसमें किसके लिए लिया गया है? तो पोएट के लिए। तो सही आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? द स्पीकर। क्लियर? ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? तो जॉन डन के द्वारा ही बोला जाता है। डन कंपेयर्स ही जर्नी टू द डैश। अब यहाँ कहता है कि डन जो है वो अपनी जर्नी का कंपैरिजन जो कंपेयर है, तुलना किससे करते हैं? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मून की बात आ रही है, सन की बातें आ रही है, प्लैनेट्स की बातें आ रही है, स्टार्स की बातें आ रही है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अपनी जर्नी की जो कंपैरिजन है वो किससे करते हैं? तो सन से करते हैं, इसलिए सन में आप टिक लगाएं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। कहता है क्या कि अकॉर्डिंग टू डन मैंस पावर इज, क्या है? अभी आपको पता होना चाहिए कि जॉन डन के मुताबिक आदमी का जो पावर है वो क्या है? तो बिल्कुल फीवल है। क्या है वो बिल्कुल फीवल है। और जब मैं बात करूं कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें जहाँ कहीं भी अगर आपको यहाँ फीवल जो दिख रहा है, फीवल को ही आप सही मानेंगे, क्योंकि डन के मुताबिक मैंस का जो पावर है वो पावर बिल्कुल कमज़ोर है। फीवल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। न कि स्ट्रांग है, न कि एक्टिव है, न स्मूथ है। तो इसके लिए सही तौर के रूप में आप आंसर में क्या लगाएंगे? फीवल लगाएंगे। फीवल मतलब कमज़ोर। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशीपूर्वक डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? क्लियर? तो ये कौन व्यक्ति हैं? तो T.S. एलियट हैं, या वाल्ट व्हिटमैन है, या जॉन डन है, या जॉन किट्स हैं। तो इसके लिए आप किस में सही लगाएंगे? तभी आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति वो जॉन डन है। क्लियर? इस रूप में आप सही आंसर के तौर पे जॉन डन को लगाएं। क्लियर? जॉन डन को टिक द करेक्ट रूप में आप इसका सही आंसर यही लगाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन फिर कहता है कि जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। कहता है जॉन डन ऐसा सोचते हैं कि क्या सर्टेन है, क्या निश्चित है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब ये तो आप भी जानते होंगे कि डेथ इज सर्टेन, डेथ मृत्यु तो बिल्कुल निश्चित है, वो तो होने ही है। तो इस रूप में इसको कौन से रूपों में इसको सही माने हैं? डेथ को माने हैं, या लाइफ को माने, या वर्क को, या वर्किंग। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि डेथ इज सर्टेन, डेथ को ही आप सही माने। क्लियर? अब कहता है क्या है कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। ऐसा रूप कहने का मतलब ये है कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। अब कहने का मतलब ये है कि जॉन डन क्या चाहते हैं कि वो वहाँ से दूर चले जाना। क्यों चाहते? क्योंकि ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, नहीं इसलिए क्योंकि वो अपने किससे नहीं थके हैं। क्लियर? तो इस रूप में किसकी बातें आती है? तो अभी मैं बार बार कहूँ कि इसमें बार बार इसकी बातें किसकी आती है। तो इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में एक फादर का ऑप्शन दिया, ब्रदर का, सिस्टर का, बिलव्ड का। तो इसमें बिलव्ड वर्ड लगाएं। क्लियर? क्योंकि वो उनसे अभी थके नहीं हैं। किससे? तो अपने बिलव्ड से। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जॉन डन इज ए पोएट। कौन से पोएट हैं वो? बार बार इसकी चर्चा आई है कि वो कौन से पोएट है? नेचर पोएट है, या मेटाफिजिकल है, या कैवेलियर है, या रोमांटिक हैं। तो पता होना चाहिए कि ये मेटाफिजिकल पोएट है। कौन से पोएट हैं? मेटाफिजिकल। अभी आपको भी पता होना चाहिए
क्लियर। और अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 19 की, कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश, ये क्या होगा? डाई, बी पार्टेड, स्लीप या बी इल। तभी आपको पता होना चाहिए कि वो दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, कहने का मतलब क्या है कि वे लोग जो कभी एक दूसरे के लिए अगर क्या होते हैं, वो मरते हैं, अगर एक दूसरे के लिए वो छोड़कर अगर कुछ काम करते हैं तो इस रूप में कभी वो क्या होते हैं कि कभी वो मरते नहीं, कभी भी नहीं मरते हैं। इसकी बातें उन्होंने बताया भी है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि वे लोग जो एक दूसरे के लिए अगर जिंदा रहते हैं वो कभी किसी को छोड़ के नहीं जाते, नहीं, वो कभी भी किसी को छोड़ के नहीं जाते। इसमें वर्ड आया है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? बी पार्टेड। क्लियर। कभी सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाएगा वो व्यक्ति क्या एक दूसरे को छोड़ के जा सकता है? कभी छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं। तीसरे यहाँ पार्टेड का मतलब किससे है? लेफ्ट से है, छोड़ के जाने से है, राइट। तो यही इसमें बार बार जॉर्डन अपने बारे में कहते हैं कि जो एक दूसरे के लिए जीने की कसम खाए हैं तो वो एक दूसरे को कभी छोड़ के जा सकते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जा सकते। और नहीं छोड़ के जाने का मतलब क्या है? किसी पत्नी को बार बार से डर लगता है, नहीं, तो डर को समझाने के लिए, डर से ताकि उनकी पत्नी को कोई समस्या ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, समझाने के लिए बार बार इस लाइन को बोलते हैं। नहीं, जो लास्ट लाइन है अगर देखा जाए तो इस पोएम की, कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, ठीक नहीं। तो इस रूप में अभी आप देखते हैं कि इसके लिए अब सही तौर पे आप ये लगाएं कि नेवर बी पार्टेड, ये इसका सही आंसर होगा 19 का बी नंबर का, ठीक है। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और 19 तक की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। और ये अभी आपने देखा कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ये सेकेंड पार्ट का वीडियो था। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी अवश्य ही देखें, तभी आपको ये आसानी से समझ में आ पाएगा। थैंक्स अ लॉट।